हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस क्लास में लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जो है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, फूड का ब्रेकिंग और उससे निकलता है एनर्जी, जो एनर्जी यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ब्रीथिंग भी होता है इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है एक छोटा सा टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। कि हमारे एयर में जो हम लोग एयर बाहर फेंकते हैं नेसल कैविटी के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, या फिर हम लोग मुंह से हवा फूंकते हैं, तो उस एयर में CO2 होता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है, उसको हम लोग जल्दी से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए छोटा सा एक्टिविटी करना है। एक हम लोग छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे हम लोग लाइम वाटर। क्या ले लेंगे? लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लिया और फिर उस टेस्ट ट्यूब में एक पतला सा जो फ्रूट जूस पीने वाला स्ट्रॉ रहता है, या कोई भी पतला सा पाइप जिससे हम लोग जूस वगैरह पीते हैं, तो उस पाइप को हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक पतली सी पाइप जिससे हम लोग जूस वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ जैसा, उसको इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इसमें एयर ब्लो करेंगे, हवा फूकेंगे। ठीक ना, हवा फूकेंगे, मुंह से हवा फूकें या फिर नाक से हवा है, दोनों में ही CO2 रहेगा, जो कि रेस्पिरेशन के बाद जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो CO2 हमारा होता है, और वो एयर कैविटी के द्वारा बाहर निकलता है, चाहे वो नोज से निकले चाहे माउथ से, क्योंकि माउथ से भी हमारा कनेक्शन रहता है विंड पाइप का। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, हालांकि वो सही प्रोसीजर नहीं है, लेकिन उससे भी एयर का ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग मुंह से हवा फूकेंगे और इस पाइप के थ्रू होते होते वो एयर आएगा इसके कांटेक्ट में। अगर उस एयर में CO2 होगा तो ये जो पूरा सोल्यूशन लाइम वाटर का एकदम क्लियर था, मतलब एक तरह से कर सकते हैं वाटर जैसा था, यानी ट्रांसपेरेंट, कुछ भी उसमें कलर नहीं था। जैसे ही CO2, इस गैस में अगर CO2 होगा तो इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके इसको कैसा कर देगा? मिल्की। कैसा कर देगा? मिल्की। ये दूधिया कलर का हो जाएगा, यानी मिल्क जैसा हो जाएगा। और मिल्क जैसा होने का रीज़न क्या है कि हमने जो मुंह से हवा फूकी है उसमें CO2 होगा। ठीक है, और वो CO2 क्या है, इस लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, और वही इसी के बनने की वजह से हमारा सोल्यूशन जो हो जाएगा मिल्की हो जाएगा। और लाइम वाटर जब मिल्की हो जाए तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो एयर उसमें सप्लाई किया गया है वो पूरी तरह से CO2 से फिल्ड है। CO2 की वजह से ही वो एयर कांटेक्ट में आ रहा है लाइम वाटर के, और उसके बाद क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, और पूरा सोल्यूशन जो है वो वाइट कलर का हो जा रहा है। ठीक, तो ये था पहला और छोटा सा एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने का। अब उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन के अदर स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसे कैसे प्रोसीजर होता है उसको हम लोग समझते हैं, क्या क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लूकोज का ब्रेक होना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। अब ग्लूकोज जो होता है
वो हम सभी जानते हैं कि टूट जाता है, उससे एनर्जी मिलता है। लेकिन ये इतना जो छोटा हम लोग समझ रहे हैं, ये इतना छोटा प्रोसीजर नहीं है, ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारे स्टेप्स में फॉलो होता है। तो ग्लूकोज ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट नाम के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज का फार्मूला हम सभी जान रहे हैं, C12H12 C6H12O6। पायरुवेट का फार्मूला थोड़ा सा हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है पायरुवेट, ठीक है। तो ये पायरुवेट का फार्मूला है, ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है, और इसमें से हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है तब इसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पायरुवेट है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, ठीक। तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूट जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। सेल का साइटोप्लाज्म जहाँ होता है वहीं पर ये ग्लाइकोलिसिस होता है। और ये कब कैसे होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पूरा रिएक्शन होता है, और ग्लूकोज किस में टूट जाता है? पायरुवेट में। साथ ही थोड़ा बहुत एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का एक पहला स्टेप है कि ग्लूकोज का टूटना कैसे होता है। अब अगला स्टेप क्या है? ये जो पायरुवेट बन गया, पायरुवेट, अब पायरुवेट बनने के बाद अलग अलग कंडीशन देखी जाती है कि सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसके पास सफिशिएंट मात्रा में अगर ऑक्सीजन है। मान लेते हैं कि पायरुवेट ये बन गया ग्लूकोज के टूटने से, कहाँ पे बना? साइटोप्लाज्म में, और ऑक्सीजन वहाँ नहीं था, यानी इस प्रोसेस के होने में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। अब ये पायरुवेट हर एक सेल के लिए अवेलेबल है। अब सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रेस्पिरेशन करेगा। तो पहला मान लेते हैं कंडीशन कि पायरुवेट जो है ऐसे सेल के पास पहुंचा जहाँ पे, या ऐसे बॉडी में पहुंचा जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है अच्छी मात्रा में। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा तो पायरुवेट सेल के किस पार्ट में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। सेल का रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सारा रेस्पिरेशन यहीं पर होता है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन अवेलेबल है सेल के पास, तो पायरुवेट पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे ये पायरुवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ढेर सारी एनर्जी के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि पायरुवेट, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, अब ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सारा मैकेनिज्म करता है, जिसका सिंपल सा एग्जांपल है ईस्ट। जो ईस्ट जो है अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है कि पायरुवेट ईस्ट के पास पहुँचता है। मान लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास पहुँच सकता है। ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्लांट में, एनिमल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सब में होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा तो अलग अलग तरह का बिहेवियर तो शो करेगा ही। तो पायरुवेट जब ईस्ट में बनेगा तो क्या होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ईस्ट जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस वाटर प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी बहुत कम मात्रा में बनता है, इसमें अल्कोहल ज़्यादा बनता है। इथेनॉल की जगह पे अल्कोहल भी लिखा जा सकता है। अल्कोहल एक कॉमन टर्म है सारे तरह के अल्कोहल प्रोडक्ट के लिए, और इथेनॉल एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल बनता है, वाटर और एनर्जी बनता है व्हेन पायरुवेट का जब रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द ईस्ट सेल, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी और तरह का ऑर्गेनिज्म है,
या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है बट उसमें किसी टाइम पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, यानी जितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन उस ऑर्गेनिज्म को उससे कम है ना, जितना भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की उससे कम मात्रा में अवेलेबल है उस समय, तो वो कंडीशन क्या होता है हमारे मसल्स में। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में मसल्स में और सेल्स में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो उस केस में पायरुवेट जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। ठीक, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। तो ये पहला हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है ये एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, हवा के प्रेजेंस में ऑक्सीजन है यहाँ पर प्रेजेंट। ये अनएरोबिक है, अनएरोबिक, और ये भी अनएरोबिक है, यानी यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है। जब ज़्यादा हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और इसके बनने की वजह से हमारे बॉडी में या मसल्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, क्रैम्प आ जाता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, दर्द होता है और काफ़ी लंबे समय तक दर्द रहता है। और ये कैसे ठीक होता है, जब हम लोग लंबे समय तक ऑक्सीजन लेंगे एक क्लीन एनवायरनमेंट में, तब जाकर वो नॉर्मल मसल्स का खिंचाव खत्म हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लैक्टिक एसिड वापस जो है टूट जाता है ग्लूकोज में और फिर से हमको एनर्जी मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो हमने समझा कि रेस्पिरेशन जो होता है कई सारे स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप वही है कि जो हम लोग फूड खाते हैं, जैसे ग्लूकोज मान लेते हैं, तो उसका लिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में ये होता है। और ग्लूकोज के टूटने पे क्या बनता है, पायरुवेट नाम का कंपाउंड, और थोड़ी सी एनर्जी बनती है। अब ये पायरुवेट अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग तरह के सेल्स में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाता है और अलग अलग अमाउंट में एनर्जी बनाता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनता है इस केस में बनता है, बाकी इस केस में थोड़ी एनर्जी बनता है और इसमें भी थोड़ी बहुत थोड़ी एनर्जी। इसलिए हम लोग इन दो कंडीशन में डिस्कम्फर्ट में रहते हैं और इसमें हम लोग, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करता है। ठीक, क्लियर है। और इसके बाद तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद आता है एक टर्म एटीपी। अब ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में बन रही थी रेस्पिरेशन के बाद, वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक तरह से यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है लिविंग सेल्स में। सेल्स में जो भी एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो एक तरह का बेसिक यूनिट है एनर्जी का। अब एटीपी कैसे बनता है, एटीपी किससे बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एटीपी। ठीक है, और इसके बनने में भी एनर्जी लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को होने में भी एनर्जी लगता है, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या है, ये है हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें एक और फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। क्या है, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है तो उसको भी एनर्जी देना पड़ता है, तब वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब एटीपी होता है
एटीपी का क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, एक मिनट, एटीपी, एटीपी कैसे बनता है, एडीपी और इससे मिलने से, है ना। तो एटीपी में से एक फॉस्फेट माइनस यानी निकल जाता है, यानी बॉन्ड टूट जाता है। जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स में से एक फॉस्फेट माइनस हो जाए यानी उसका बॉन्ड टूट होकर निकल जाए तो उससे निकलता है एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी कितना बराबर होता है, लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी निकलता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एटीपी के फॉर्मेशन। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन का अलग अलग प्रोसीजर, उससे एनर्जी जो बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। अब एटीपी एक्चुअली में कैसे बनता है, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है एटीपी। और एटीपी में से एनर्जी निकलता कैसे है, इसमें ये तो मान लीजिए एक तरह का एनर्जी का यूनिट है सेल के अंदर और इसमें एनर्जी स्टोर है। अब इसमें से एनर्जी बाहर निकालना है ना। इसमें से एनर्जी बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो यही मैंने यहाँ समझाया है कि एटीपी में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ब्रेक होकर निकल जाता है और उससे निकलता है एनर्जी। वो कितने जूल के बराबर होता है, 30.5 किलो जूल, लगभग 30,000 जूल के बराबर निकलता है एक मोल से, है ना। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा या एक एटीपी टूटेगा तो इतना एनर्जी देगा। तो एक एटीपी के ब्रेक होने से, एक एटीपी में से एक फॉस्फेट ब्रेक होगा तो इतना एनर्जी निकलता है और ये एनर्जी सारा यूज हो जाता है बॉडी के और सेल्स के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का यूनिट। उसके बाद थोड़ा अलग अलग कंडीशन में हम लोग रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं कि एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या चेंजेस होते हैं, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पिछला स्टेप पढ़ा था रेस्पिरेशन कैसे ग्लूकोज टूटता है, वो सारे स्टेप तो कॉमन रहते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब में। यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन का मीन्स बात कर रहे हैं ब्रीथिंग का, है ना, कि कैसे वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। ब्रीथिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है सेल के अंदर बाहर, प्लांट के बॉडी के अंदर या बाहर, उसको हम लोग को यहाँ समझना है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन या गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, उसके लीफ के थ्रू होता है ना। प्लांट में जो लीफ होता है उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा सेल्स, है ना। तो स्टोमेटा सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन टॉपिक में कि स्टोमेटा सेल्स जो होते हैं लीफ के लोअर सरफेस पे होते हैं और वो कुछ इस आकार के दिखते हैं, वो कुछ इस शेप के दिखते हैं। ये बीन शेप का 2 सेल्स होता है जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। इन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, जो गार्ड करता है सेल स्टोमेटा के पोर को, गार्ड सेल। और बीच में जो पोर होता है, छोटा सा होल होता है, वो होता है पोर ऑफ स्टोमेटा, पोर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का छिद्र बोलते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत सारा होता है। तो स्टोमेटा का पोर जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है। अब ब्रीथिंग के थ्रू क्या होता है, हम सब जानते हैं कि दिन और रात के समय में क्या चेंजेस होते हैं, है ना। तो उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा का पोर हो गया,
1 मिनट इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी से बना लेते हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो उसके साइड में लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्टोमेटा सेल है, ओपन है। डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम दिन के समय में सनलाइट होता है। ठीक है, तो दिन के समय में सनलाइट मिल रहा है प्लांट को और वाटर मिल ही रहा है। अगर हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, CO2 एटमॉस्फेयर मिल रहा है, क्लोरोफिल है ही लीफ में, तो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें मौजूद हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस प्लांट तेज़ी से करता रहेगा, लगातार हर एक सेल करता रहेगा स्टोमेटा के थ्रू। अब ये फोटोसिंथेसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है ऑक्सीजन गैस, है ना। और बाकी जो फूड बनता है वो तो प्लांट और प्लांट के बाकी सारे ऑर्गन्स या बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो बना उसका जो अमाउंट होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है प्लांट सेल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटर एयर, है ना। मतलब ये हमारा एटमॉस्फेयर है बाहर और ये हमारा लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा बाहरी वातावरण है। ठीक, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, हम सभी जानते हैं, और भी गैसेस हैं। और जब फोटोसिंथेसिस ढेर सारा होता है दिन में, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है सेल के अंदर या हमारे प्लांट के बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है हमारे प्लांट सेल में। तो हम सभी जानते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, हमारे प्लांट के अंदर, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमारे स्टोमेटा से बाहर एनवायरनमेंट में। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है बाहर की तरफ, फ्रॉम द सेल ऑफ द प्लांट टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज हायर इनसाइड द प्लांट देन द आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल में ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के, इसलिए ऑक्सीजन बाहर की तरफ मूव करता है। तो दिन में हमको ढेर सारा ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक, तो ये हमारा दिन का पूरा सिनेरियो हो गया कि दिन में कैसे एक्टिविटी होता है। और ये सारा एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा के पोर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और गार्ड सेल इसको ओपन किए हुए हैं। फिर नाइट टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब रात के समय में क्या होगा, किस तरह का प्रोसीजर होगा। रात के समय में एटमॉस्फेयर तो वही है ना, एटमॉस्फेयर तो वही है। अब रात का समय हो गया, रात के समय हम जानते हैं कि सनलाइट नहीं है, क्लोरोफिल है, अभी भी क्लोरोफिल तो रहेगा रात रहे या दिन रहे, ये है। वाटर प्लांट के पास है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 3 चीज़ें हैं लेकिन चौथी चीज़ नहीं है, इसलिए अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात के समय में नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक फैक्टर एब्सेंट है, और कोई एक भी फैक्टर एब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, नहीं होता है। तो रात के समय में यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये क्लियर हो गया। अब तो रात के समय में प्लांट करेगा क्या, अब उसके पास रात के समय, दिन में जितना भी उसने फूड बनाया है उसको ब्रेक करेगा, यानी रात के समय में प्लांट रेस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा, रेस्पिरेशन, यानी जितना भी दिन भर में उसने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया है उसको ब्रेक करके ATP गेन करेगा, यानी एनर्जी बनाएगा। ठीक,
तो फूड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा और उसकी सहायता से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ढेर सारा एनर्जी बनेगा एटीपी के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे रात के समय में प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है, एक फैक्टर हमारा सनलाइट एब्सेंट है, तो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन के द्वारा बनता क्या है, CO2 गैस। ठीक, CO2 गैस बनता है। तो रेस्पिरेशन के द्वारा प्लांट्स जो है ये CO2 गैस बनाएंगे, बाकी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वाटर भी और एनर्जी भी। अब CO2 इसमें बनता जाएगा प्लांट के अंदर, और CO2 बनेगा तो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करेगा, उसको नहीं करेगा, क्योंकि CO2 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, फोटोसिंथेसिस में, और रात के समय में सनलाइट है नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा है, तो जितना भी CO2 रेस्पिरेशन के द्वारा रात को बन रहा है प्लांट में, वो सारा का सारा इकट्ठा होते जा रहा है और इकट्ठा हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि CO2 का मात्रा अंदर में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, CO2 का मात्रा अंदर में ज़्यादा हो जाएगा, तो रात के समय में CO2 बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में, ड्यूरिंग नाइट टाइम, प्लांट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो दैट्स वाई वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग नाइट टाइम, है ना। रात के समय में हम लोग को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करेंगे तो ढेर सारा CO2 बनता है, वो सारा का सारा CO2 फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाता है, तो सब वो स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम CO2 का एक्सचेंज होता है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज प्लांट में होता है, और प्लांट इस तरह रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस भी साथ में करते रहते हैं ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। तो ये छोटा सा हम लोग समझना था प्लांट में कैसे ब्रीथिंग प्रोसेस होता है और कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती में रहने वाले हैं, और धरती अगर लैंड एनिमल्स, ज़्यादा सिंपल रहेगा, लैंड एनिमल्स या लैंड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनिमल की केवल बात हो नहीं रही है, सारे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जितने भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं, मिट्टी यानी सॉइल पे रहते हैं, ये ओपन एयर में यानी पानी में नहीं रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में जानते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है एयर में, है ना। ऑक्सीजन 21% एयर में होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल या बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम वी इनहेल एंड एक्सहेल द एयर इज नॉन एज ब्रीथिंग टाइम इन अ मिनट। 1 मिनट में कितनी बार कोई सांस को अंदर और बाहर लेता है, दैट इज नॉन एज ब्रीथिंग रेट। और जो भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट लैंड पे रहते हैं, धरती पे, मिट्टी पे रहते हैं, तो उनका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है, यानी वो नॉर्मली सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसलिए आप किसी भी एनिमल को देखेंगे तो वो नॉर्मली सांस लेता है, बहुत हड़बड़ाहट या जल्दीबाजी में। लेकिन कुछ एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग कंडीशन में थोड़ा एबनॉर्मली सांस लेते हैं या ब्रीथिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो डेफिनेटली उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएंगी,
बट ओवरऑल एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और फिजिकल एक्टिविटी का केस अलग रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी के करने पर ब्रीथिंग रेट बढ़ भी सकती है और बीमार वगैरह होने पे घट भी सकती है। ठीक, तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का केस। एक्वाटिक देख लेते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वाटरी ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके बारे में हम लोग को देखना है कि उनका ब्रीथिंग रेट कैसा होता है। तो पानी में ऑक्सीजन जो है अच्छे से घुलता नहीं है ना, तो ऑक्सीजन अमाउंट लेस इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम लोग एयर से कंपेयर करें, हवा से कंपेयर करें तो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो आप देखेंगे, जो भी मछलियाँ हैं, बाकी जो एनिमल है पानी में रहने वाले, उनका ब्रीथिंग रेट हाई रहेगा। उनका ब्रीथिंग रेट क्या रहेगा? हाई, यानी वो बहुत तेज़ी से सांस लेंगे। तेज़ी से सांस लेने का अर्थ क्या है कि वो जल्दी जल्दी वाटर को खींचेंगे अपने अंदर, लगातार खींचते रहेंगे और उसके बाद अपने गिल्स के थ्रू उस वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, घुला हुआ है, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं और फिर वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मछलियों का एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे सिंपल, मछलियों को आप देखेंगे कि लगातार वो अपना माउथ ओपन रखती हैं। मछलियों का अगर एग्जांपल हम लोग लें तो मछलियाँ लगातार हमेशा अपना माउथ ओपन रखती हैं और उनके गिल्स होते हैं साइड में, जो एक पतले लेयर से ढके रहते हैं, जिसको ओपर्कुलम बोलते हैं। तो मछलियाँ हमेशा पानी खींचती रहती हैं। आप देखते होंगे पानी उनके मुंह से जाता रहता है और उनके गिल्स से बाहर आता रहता है पानी, और यहीं गिल्स में ही सेल्स होते हैं जो ब्लड से कनेक्टेड होते हैं। वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो पानी में होता है उसको खींचकर ब्लड में मिक्स कर देते हैं और ब्लड के द्वारा सारा जो ऑक्सीजन है बॉडी तक पहुंच जाता है। तो ये लगातार ही प्रोसेस होता रहता है।